हेलो एवरीवन। आज जो मैं अपना लेक्चर का टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है इन्फेक्शन प्रिवेंशन। इन्फेक्शन प्रिवेंशन एक एनक्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्लस इन्फेक्शन प्रिवेंशन वी एज अ नर्स हमारी बेसिक नॉलेज और हमारे डे टू डे रूटीन में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन क्या होता है उसको समझने के लिए हमें पहले समझना ज़रूरी होता है कि इन्फेक्शन क्या होता है। इन्फेक्शन का मतलब होता है ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बहुत इजी लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊँ तो इसका ये मतलब होता है कि जब कोई इंसान सिंगल होता है, सिंगल इन द सेंस अगर अकेला होता है तो वो इतना हार्मफुल दूसरी पार्टी पे नहीं कर पाता, ठीक है। पर अगर वही इंसान के साथ झुंड हो, मतलब उसके और भी लोग हों, है ना, तो वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। इस केस में भी यही होता है। जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो एक सिंगल स्पोर मतलब एग ले जिसे कहते हैं वो हो, तो वो इतना हार्मफुल नहीं होगा क्योंकि वो सिंगल ही है और किसी इंसान की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो उस इन्फेक्शन को फाइट बैक करके निकाल देगी। पर जब वही चीज़ ग्रोथ में होगी, मल्टीप्लिकेशन होने लगेगा, तो इंसान की इम्यूनिटी जो है वो इतनी फाइट बैक नहीं कर पाएगी और वो इन्फेक्शन जो है उसके ऊपर हार्मफुल हो जाएगा। उसी को कहते हैं इन्फेक्शन, मतलब कि आई रिपीट, ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे कुछ भी हो सकते हैं। इट कुड बी वायरस, इट कुड बी बैक्टीरिया, इट कुड बी फंगाई, इट कुड बी प्रोटोजोअन, इट कुड बी एनीथिंग। अब क्या होता है, कोई भी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या होता है? हैंड हाइजीन, हाथ साफ। मतलब हैंड हाइजीन हमने कोविड टाइम पे तो बहुत सुना होगा कि हैंड हाइजीन करो, हैंड हाइजीन करो, सैनिटाइज़र यूज़ करो। अब हैंड हाइजीन के भी ना दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा हैंड वॉश, ठीक है, एक होता है हमारा हैंड रब। हैंड रब से स्टार्ट करते हैं। हैंड रब क्या होता है? हम जैसे कोविड टाइम पे हमने देखा कि कोई भी चीज़ छुई है, हमने हैंड रब करो, सैनिटाइज़र निकाला, हमने हैंड रब किया, ठीक है। इसमें क्या होता है, सैनिटाइज़र जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम जैसे आईसीयू में हैं या अपने हॉस्पिटल में हैं तो पेशेंट की बेड साइड पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे इतनी फिजिबिलिटी क्या होती है कि हम हैंड रब करें और दूसरे पेशेंट के पास जाएं। पर वहीं अगर हमारे हाथ कंटामिनेंट हो गए हैं या कुछ हो गए हैं तो हम क्या प्रेफर करते हैं? हैंड वॉश। हैंड रब की बात करें तो हैंड रब हमारा WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 20 से 30 सेकेंड्स का होता है। और हैंड वॉश जो होता है जिसमें हमारा सोप और वाटर, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैंड रब में और हैंड वॉश में इंपॉर्टेंट होती है फ्रिक्शन। हमने ये टाइमिंग क्यों सेट किया कि हैंड रब होगा वो 20 सेकेंड का होगा, फिर हैंड वॉश होगा वो हमारा 40 से 60 सेकेंड का होगा। क्यों? क्योंकि उसमें हम फ्रिक्शन कर रहे हैं। सर्टेन हमारे स्टेप्स होते हैं जिसे हम फ्रिक्शन के थ्रू इरेडिकेट कर रहे हैं उस टाइम के लिए, ठीक है। तो हैंड रब में कितने सेकंड का होता है? 20 से 30 सेकंड्स का होता है, 6-7 स्टेप्स होते हैं। और हैंड वॉश में हमारे 40 से 60 सेकंड, मतलब डबल टाइमिंग ऑफ हैंड रब होता है 40 से 60 सेकंड का, और उसमें हमारे 11 स्टेप्स होते हैं। जब हम हैंड रब करते हैं, ठीक है, या हैंड वॉश करते हैं, तो हमारे को कितने ml जो हमारा फ्रिक्शनस मटेरियल है, मतलब जो हमारा सोप सोल्यूशन है, हमारा सैनिटाइज़र स्पेशली सोप सोल्यूशन है, वो हम कितना लेते हैं? वो हम 3 पम्प्स, ठीक है, 3 पम्प्स लेते हैं, वो 3 ml हो जाता है हमारा। और हम कैसे लेते हैं? हम हमेशा अपनी एल्बो के थ्रू उसे पंप करते हैं या फिर हम उसे बैक ऑफ द हैंड से उसे पंप करके निकालते हैं। आई होप इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का सबसे पहला चीज़ इन्फेक्शन प्रिवेंशन का वो है हैंड हाइजीन, आपको समझ आया होगा। अब हमारे हॉस्पिटल में एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट होती है हैंड रब की रिगार्डिंग ही, वो होती है 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन का क्या मतलब है? 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन मतलब कि कौन कौन से ऐसे 5 मूवमेंट हैं जहाँ पे आपको हैंड रब या हैंड वॉश करना ही करना है, वो उसे कहते हैं हम 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। इसमें 2 स्टेप होते हैं बिफोर और 3 स्टेप होते हैं आफ्टर। तो बिफोर वाले कौन से स्टेप होते हैं? बिफोर टचिंग द पेशेंट। हम पेशेंट के पास गए, पेशेंट को छूने से पहले हम हमेशा देखा है ना कि हम लोग हमेशा हैंड रब करते हैं, तो बिफोर टचिंग द पेशेंट। सेकेंड स्टेप जो सेकेंड बिफोर जो होता है वो होता है बिफोर एनी एसेप्टिक प्रोसीजर। हम कोई एसेप्टिक प्रोसीजर करने जा रहे हैं, हम ग्लव्स पहनने जा रहे हैं, उससे पहले हम हमेशा हैंड हाइजीन का ध्यान रखते हैं। 3 आफ्टर होते हैं। कौन से आफ्टर होते हैं? आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग, पेशेंट की सराउंडिंग को छू लिया, ठीक है, हमें हैंड रब करना है। आफ्टर डूइंग एनी एसेप्टिक प्रोसीजर,
और आफ्टर कमिंग इन एक्सपोजर टू एनी पेशेंट्स बॉडी फ्लूइड। ये होते हैं हमारे 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। अब हम इन्फेक्शन के ऊपर वापस आते हैं। इन्फेक्शन जो है उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, मतलब इन्फेक्शन बेसिकली फैलता कैसे है, वो होता है हमारे 3 मोड्स, 3 ट्रांसमिशन। सबसे पहला होता है हमारा कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, फिर होता है हमारा ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, फिर होता है हमारा एयरबॉर्न। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस एंड एयरबॉर्न प्रिकॉशंस। अब इन इन्फेक्शंस को कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड एयरबॉर्न इन्फेक्शन, ये हमारे ट्रांसमिशन होते हैं। अब इन इन्फेक्शंस को स्प्रेड होने से कैसे हम बचा सकते हैं, वो हमारे 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस, एयरबॉर्न प्रिकॉशंस। आई रिपीट माई सेल्फ, हमारे इन्फेक्शन स्प्रेड कैसा होता है, वो 3 इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस एंड एयरबॉर्न प्रिकॉशन इन्फेक्शंस। नेक्स्ट, इन इन्फेक्शंस को स्प्रेड होने से हम कैसे रोक सकते हैं, वो हमारे 3-4 प्रिकॉशंस होते हैं। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस, एयरबॉर्न प्रिकॉशंस एंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ जो आती है प्रिकॉशंस की, वो होता है हमारी स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या होती हैं। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस जो होती हैं वो हर पेशेंट के लिए हम इम्प्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पेशेंट आया कोई तो उसके लिए हम इम्प्लाई नहीं करेंगे। कोई भी पेशेंट, हमेशा एक चीज़ याद रखना, कोई भी पेशेंट जो हमारे पास आ रहा है, चाहे वो ओपीडी हो, इमरजेंसी हो, कुछ हो, हम उसे एज HIV और HCV पॉजिटिव मान के चलेंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है, जब पेशेंट हमारा इमरजेंसी में आया, कुछ उसका ट्रॉमा हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, हम पेशेंट को सीधा OT में ले गए, ठीक है। उसको हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया, हमने बाय स्पॉट उसका वो भी लगवाया, वायरल मार्कर्स भी करवाए, ठीक है। और कई बार जो वायरल मार्कर की रिपोर्ट जैसे फॉर एग्जांपल नहीं आई इन केस, और हमने उस पेशेंट को ट्रीट कर दिया, उसकी सर्जरी कर दी, बाद में हमें पता लगा कि क्या कहते हैं, वो पेशेंट हमारा HIV पॉजिटिव निकला। तो जिसके भी वो कॉन्टैक्ट में आया है, वो बहुत ज़्यादा ना डर जाता है कि यार ये तो HIV पॉजिटिव निकला। तो हम अपने फिर वायरल मार्कर्स कराते हैं, है ना। फिर उसके बाद थ्रू प्रॉपर प्रोटोकॉल्स हम अपने HICM डिपार्टमेंट में बोलते हैं, अपना फॉलोअप कराते हैं, वैक्सीनेशन लेते हैं। और HIV और HBsAg के केस में, HCV में ऐसा नहीं होता, उसमें प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट नहीं होता अभी तक, ठीक है। बैक टू द पॉइंट। तो हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस की बात कर रहे थे। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो होती है वो हर पेशेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, और वो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या होती है, मास्क, चाहे वो N95 हो या सर्जिकल मास्क हो। बेसिकली हम सर्जिकल मास्क यूज़ करते हैं, रिसोर्सेज का भी ध्यान रखते हैं, तो हम सर्जिकल मास्क यूज़ करते हैं। वी हैव टू वेयर इट, और ये बहुत ही मिनिमम लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, क्योंकि बस एक मास्क पहनना, इतनी कोई हमें गाउन, ग्लव्स ये सब नहीं पहनना, तो बहुत मिनिमम लेवल से हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या है, दे आर टेकन फॉर ऑल द पेशेंट्स, ठीक है, दे आर द मिनिमम लेवल ऑफ प्रिकॉशंस। और तीसरी चीज़ हमें क्या याद रखनी है, मास्क, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, स्टैंडर्ड फॉर ऑल द पेशेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिजीज़ कंडीशन। नेक्स्ट जो हमारी प्रिकॉशंस आती हैं, वो आती है हमारी कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस। कॉन्टैक्ट से क्या समझ आता है, कॉन्टैक्ट से ये समझ आता है कि किसी पेशेंट के या तो हमने उसके वूंड को टच कर दिया, ठीक है, या उसकी बॉडी फ्लूइड को टच कर दिया, उसमें हमारे को कौन सी प्रिकॉशन लेनी होती है, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस लेनी होती हैं। जैसे कि फीको ओरल रूट हो गया पेशेंट का, पेशेंट के बॉडी फ्लूइड्स हो गए, ठीक है, वूंड ड्रेनेज किसी का करना है, किसी की सर्जरी हुई है, उसका वूंड क्लीन करना है, ड्रेन कराना है, वो सारी प्रिकॉशन में हमें कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस लेने होते हैं। इनमें हमारी कौन कौन सी डिजीज़ कंडीशंस आती हैं, वो होते हैं हमारा रोटा वायरस, ठीक है, डायसेंट्री और कॉलरा हो गया हमारा। उसके बाद क्या कहते हैं, वूंड ड्रेनेज में अगर हम बात करें, MRSA हो गया, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, VRE हो गया, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंट्रोकोकाई हो गया, ठीक है, और हमारा सैल्मोनेला टाइफी हो गया हमारा। एंड नेक्स्ट अगर हम हर्पीज जोस्टर की बात करें, जिससे हम वेरिसेला जोस्टर भी कहते हैं, जो इनिशियली मतलब चिकन पॉक्स जो बच्चों में होता है उनको हम चिकन पॉक्स बोलते हैं, और लेटर अगर किसी अडल्ट को हुआ उसे हम श्रिंगल्स कहते हैं, ठीक है। C. difficile हो गया, RSV हो गया, नॉर्वो वायरस हो गया। आई रिपीट, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन में कौन से इन्फेक्शंस आते हैं, कौन से डिजीज़ कंडीशंस आते हैं, डायसेंट्री हो गया, कॉलरा हो गया, ठीक है, और C. difficile हो गया, VRE हो गया हमारा, मतलब वूंड ड्रेनेज में VRE हो गया, MRSA हो गया, और सैल्मोनेला टाइफी हो गया, और हर्पीज जोस्टर हो गया, जिसे हम वेरिसेला जोस्टर भी कहते हैं, जिसमें हम ये
क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है, और लेटर ऑन हमारा श्रिंगल्स हो गया, ये वाले होते हैं हमारे कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस। इन प्रिकॉशंस में हम इंटरवेंशंस क्या यूज़ करते हैं? सबसे पहला हैंड हाइजीन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैंड हाइजीन, हैंड रब बहुत ज़रूरी है। पर 2 डिजीज़ कंडीशन जिसमें हैंड रब कुछ काम नहीं आता वो होते हैं सी डिफिशियल। सी डिफिशियल एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें हैंड रब, मतलब अल्कोहल से जो हम हैंड रब करते हैं वो इज़ नेक्स्ट वर्थलेस, यू कैन से। इसमें हमेशा हमें हैंड वॉश करना है, विच इज़ थ्रू सोप एंड विच इज़ थ्रू वाटर। सी डिफिशियल का एक और चीज़ हमें बहुत ध्यान रखनी है, जब हम पेशेंट के रूम में घुस रहे हैं तो हमें ग्लव्स पहन के घुसना है, बिकॉज एवरीथिंग इन दैट पेशेंट रूम इज़ कंसिडर्ड एज कंटामिनेंट। एक्चुअली सी डिफिशियल होता क्या है? सी डिफिशियल मतलब जो हमारे HIV पेशेंट्स होते हैं उनका जो फीको ओरल रूट होता है उसमें बहुत स्मेल आती है, उसमें सी डिफिशियल हमारा वायरस होता है। ओके, तो इंटरवेंशंस क्या होती है हमारी कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस में? हैंड हाइजीन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, मतलब हमारे हाथ लग रहे हैं उस चीज़ में, ठीक है, तो हम क्या पहनेंगे? हम ग्लव्स पहनेंगे, ठीक है। और जैसे हम सक्शनिंग कर रहे हैं, कोई एरोसॉल प्रोसीजर्स कर रहे हैं, तो उसमें हम अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए या अपने आप को सेफ साइड रखने के लिए हम गाउन पहनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, इसमें एक चीज़ जो होती है वो होती है कोहार्टिंग। कोहार्टिंग का क्या मतलब होता है? इन पेशेंट्स, मतलब कि कोई पेशेंट है उसको हमने सेम, जैसे 2 पेशेंट हैं, ठीक है, उनको हम सेम रूम में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो ऑर्गेनिज्म है डिजीज़ का वो सेम है। पर जैसे कि अगर हम डायरिया वाले पेशेंट को, ठीक है, और 2 डायरिया वाले पेशेंट को हम एक साथ रख सकते हैं। पर यही अगर कोई एक पेशेंट आया डायरिया वाला और दूसरा आया है हमारा हर्पीस जोस्टर का, तो इन पेशेंट को हम सेम रूम में नहीं रख सकते। ये ना तो ठीक होंगे, पर ये नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन उनको हॉस्पिटल से ज़रूर मिल जाएगा और वो और अपनी हेल्थ पे डिटेरियोरेट हो जाएंगे। तो कोहार्टिंग का क्या मतलब होता है कि पेशेंट विद द सेम ऑर्गेनिज्म एंड आइडेंटिफाइड केसेस एंड कंफर्म्ड केसेस। कोहार्टिंग मतलब कंफर्म केसेस एंड पेशेंट विद द सेम ऑर्गेनिज्म, कि वो कंफर्म्ड है कि हाँ उनके सैंपल्स गए हैं कि उनको हर्पीस जोस्टर ही है, तो वो कंफर्म केसेस होते हैं, ठीक है। सस्पेक्टेड केसेस को कभी हम कोहार्टिंग नहीं करते। सस्पेक्टेड केसेस मतलब अगर आपने पेशेंट की फाइल में पढ़ा होगा कि हर्पीस जोस्टर क्वेश्चन मार्क, तो वो सस्पेक्ट होते हैं, मतलब अभी तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई है, तो उन पेशेंट में हम कोहार्टिंग नहीं करते। जब कई पेशेंट्स होते हैं जिनको जो प्राइवेट रूम प्रेफर करते हैं, ठीक है, जो दे कैन अफोर्ड उनका अपना मेडिकल एक्सपेंडिचर, तो वो प्राइवेट रूम प्रेफर करते हैं। कुछ पेशेंट अगर आप कहो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, या अगर हमारे पास इन हॉस्पिटल्स में हमारे पास इतने रूम्स नहीं हैं, तो हम उन पेशेंट्स की कोहार्टिंग करते हैं, या अगर, ठीक है, उन्हें बोलते हैं कोहार्टिंग बोलते हैं। जो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन वाले पेशेंट्स होते हैं उनको हम उनकी डेडिकेटेड इक्विपमेंट्स होती हैं, मतलब उनकी जो इक्विपमेंट्स हैं वो उन्हीं के रूम में रहेगी, चाहे वो जितने भी टाइम रहें। उनकी इक्विपमेंट्स कहीं दूसरे पेशेंट के पास नहीं यूज़ करेंगे। जैसे अगर दूसरे पेशेंट के रूम में BP अपैरेटस नहीं है तो हम इनका ले जाते हैं, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। इनकी इक्विपमेंट्स, इनकी डेडिकेटेड इक्विपमेंट्स होती हैं, और इनकी इक्विपमेंट्स जो होती हैं वो प्रॉपर ब्लीचिंग डिसइंफेक्शन से हम लोग क्लीन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा RSV जो होता है उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सेंशियल वायरस। रेस्पिरेटरी सेंशियल वायरस मतलब ब्रोंकियोलाइटिस। तो ये कंडीशन जो होती है या यंगर बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, उनको रनिंग नोज हो जाती है, डिफ़िकल्टी, उनको वो फीड नहीं करते, ठीक है, उसे बोलते हैं RSV, रेस्पिरेटरी सेंशियल वायरस। अब रेस्पिरेटरी है, ठीक है, तो इसमें हम कौन सी प्रिकॉशन लेते हैं? ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस लेते हैं प्लस कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस लेते हैं RSV में। तो आई रिपीट, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस में हमने कौन कौन सी डिजीज़ पढ़ी थी? हमने कॉलरा पढ़ा था, डायसेंट्री पढ़ा था, ठीक है, हमने वूंड इरिगेशन में हमने MRS पढ़ा था, VRE पढ़ा था, मेट्रिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकाई, ठीक है, और हमने सैल्मोनेला टाइफी पढ़ा था, हमने हर्पीस जोस्टर पढ़ा था जिसे हम वेरिसेला जोस्टर भी बोलते हैं, जिसमें हमारा चिकन पॉक्स होता है, और हमारा श्रिंगल जो बड़े उसमें होता है हमारा स्कैबीज होता है।